जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आई होप आप सब रियली मस्त होंगे। बात यह हुई कि ये क्लास कैप्टन शर्मा क्लासेस पर भी अपलोड होगी और डाउट खोजो पर भी है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपकी क्लास बिल्कुल थर्ड ईयर की होने वाली है। क्लास थर्ड ईयर की है, जी हाँ दोस्तों, बीए थर्ड ईयर की है, हिंदी लिटरेचर की है। फर्स्ट और सेकंड पेपर का सिलेबस पूरा डिस्कस करने वाले हैं एक नए अंदाज में। तो बिल्कुल भी पहले ही बता दें, ये आपका थर्ड ईयर की क्लास है। देख ही रहे होंगे, थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि थंबनेल जो थर्ड ईयर का है, थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो पुराने पैटर्न पे हो रहा है उनका एग्जाम। इस बार भी उनका पुराने पैटर्न पे ही होगा, ठीक है। तो बता दें, आप जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट होंगे उनका केवल 2 सब्जेक्ट होगा। 2 सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होंगे, मतलब टोटल 2 सब्जेक्ट 2 तिहाई 6 पेपर होंगे। 6 आपको हर साल होते थे, लेकिन आपके 3 पेपर होते थे, मतलब कि 3 सब्जेक्ट थे, 2-2 पेपर होते थे, तब 6 पेपर होता था। इस बार क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट हो गया आपकी, आपने एडमिशन करा लिया होगा, सॉरी। तो बस आपका 2 पेपर 2 सब्जेक्ट होंगे, 3-3 पेपर होंगे दोनों सब्जेक्ट के। तो आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा गलत है। बीए थर्ड ईयर हिंदी लिटरेचर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर यहाँ होना चाहिए। तीनों पेपर का सिलेबस इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल से, ठीक है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत के साथ नहीं, थोड़ा सा इशू है, अपन सही कर लेंगे। तो बात समझ गए होंगे आप सब। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेपर का सिलेबस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप रियली मस्त होंगे। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास डाउट पर भी रहेगी और कैप्टन शर्मा क्लासेस पर भी रहेगी, दोनों जगह आप देख सकते हैं। तो बात समझ गए, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला पेपर डिस्कस करेंगे पहली बार में। हाँ, आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र प्रथम आपका है जो समकालीन हिंदी एवं अवधि काव्य है। क्या है इसका नाम? समकालीन हिंदी एवं अवधि काव्य है, ठीक है। तो इसके कुछ जो भी आपका पाठ्यक्रम है, इसमें कौन कौन से आपके कवि हैं जिनको हम पढ़ना है। तो निर्धारित कवि एवं उनके काव्यांश, इनके जो काव्य है क्या क्या है उनके अंशों को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले आपके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब हैं, जिनकी 5 कविताएं पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? 5 कविताएं पढ़नी है। अब डिटेल में अगर आपको बताते तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हमने कहा कि 5 जो आपको मेन सिलेबस है वो आपको बता देते हैं। बाकी जब आप बुक खरीदेंगे तो आपको ये वहां पर सारा कुछ मेंशन होगा। 5 कविताएं इनकी पढ़नी है। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी भी 5 कविताएं पढ़नी है। नागार्जुन की भी 5 कविताएं पढ़नी है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की भी 5 कविताएं पढ़नी है। धूमिल की भी 5 कविताएं पढ़नी है। बलभद्र प्रसाद पांडे, जिसको हम फणीस कहते हैं, इनको भी क्या करना है? 5 कविताएं पढ़नी है। त्रिलोचन शास्त्री साहब हैं, अमोला से, मतलब इनका एक अमोला एक ग्रंथ है एक तरीके से। तो ये आपका एक काव्य है, उसमें से 25 वैरव लिए गए हैं। इनको आपको 25 वैरव पढ़ने हैं। आद्या प्रसाद मिश्र, इनकी भी 5 कविताएं पढ़नी है। तो टोटल 8 कवि हैं जिनके 5-5 रचनाएं पढ़नी है, ठीक है। शास्त्री महोदय का भी केवल इन्हीं का जो है अमोला का एक काव्य है, जिससे आपको 25 वैरव पढ़ने हैं। ये रहा आपका फर्स्ट पेपर का आपका समकालीन हिंदी एवं अवधि काव्य का आपका ये 8 कवि हैं, आपका सिलेबस रहा, ठीक है। अब इसमें बात एक आती है कि द्रुतपाद भी आता है, जिससे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो ये आपका मूल पाठ है, ये आपका सब क्या है? ये आपका मूल पाठ है। मूल पाठ से लघुत्तरी व्याख्या, मतलब लघुत्तरी प्रश्न और व्याख्या और दीर्घोत्तरी प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, और जो अति लघुत्तरी भी पूछे जाते हैं यहाँ से। लेकिन जो अति लघुत्तरी के कुछ प्रश्न जो है द्रुतपाद जो आपका होता है लास्ट में, ठीक है, उससे भी पूछे जाते हैं। 2-4 नंबर आपका पूछा जाता है, वो अति लघुत्तरी में रहता है। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। द्रुतपाद की अगर हम बात करें, इसी आपका समकालीन हिंदी एवं अवधि कविता काव्य के से ही है आपका द्रुतपाद में। तो शमशेर बहादुर सिंह, ये आपके क्या है? शमशेर बहादुर सिंह को पढ़ना है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को पढ़ना है और केदारनाथ सिंह को पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 कवि ऐसे हैं जिनको आपको द्रुतपाद में पढ़ना है, समकालीन हिंदी एवं अवधि कविता के माध्यम में, अवधि काव्य अवधि कविता के माध्यम के आपके पेपर में पढ़ना है। तो बात समझ गए, ठीक है। ये आपको जो यहाँ पर देख रहे होंगे आप पाठ्य पुस्तक, और इसके पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये आपको जो समकालीन हिंदी एवं अवधि काव्य है, ये आपका पेपर टाइटल है, पेपर का नाम है, ठीक है। पेपर का नाम आपको जो वहां लिखना पड़ता है, तो यही आपको लिखना पड़ेगा, समकालीन हिंदी एवं अवधि काव्य। बात समझ गए आप सब? क्लियर हो गया आप सभी को? अगर हम बात करें यहीं पर, ये पाठ्य पुस्तक है जो आप पढ़ेंगे। अगर आपको जिसे जो लोग बहुत लोग कहते हैं कि हमें बुक कौन सी खरीदे, तो बुक का नाम है समकालीन हिंदी एवं अवधि कविता। जब आप दुकान पे जाएंगे तो आप बोल देंगे भैया हमको समकालीन हिंदी एवं अवधि कविता दे दीजिए बुक, ठीक है, तो आपको दे देंगे। तो बात समझ गए, ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस रहा। अब हम बढ़ते हैं
सेकेंड पेपर की ओर। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका क्या है? हाँ दोस्तों, अब हम द्वितीय प्रश्न पत्र की ओर बात करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप सारी चीजें जान भी जाए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी, तो आप इसको रख लीजिएगा डाउनलोड करके। बात समझ गए? इसलिए थोड़ा सा तेजी, ताकि वीडियो कम, देखो हमें कम, अगर हम सारी बातों को कम टाइम में डिस्कस कर ले तो ज्यादा अच्छा है। बात समझिए, हमेशा इसलिए प्रयास रहता है कि आपका टाइम बहुत कम लगे और आप सीख भी जाए। तो बात समझिए, तो द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास एवं काव्यांग विवेचन। इसमें क्या बात करेंगे? हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या हुआ, ये सारी बातें। इसका इतिहास कहाँ रहा, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से, नगेंद्र के माध्यम से, बहुत सारे कई सारे इतिहासकार हैं, अपना अपना मत के हिसाब से अपनी अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं। काव्यांग, काव्य के अंग क्या है? अब काव्य के अंग जैसे होता है रस, छंद, अलंकार, इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। काव्य का रूप क्या है, काव्य का हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य के गुण क्या होते हैं, काव्य के दोष क्या होते हैं, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका इसमें आपका हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी शब्द की उत्पत्ति क्या हुई, ये पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी की मूल आकर भाषाएं क्या है, हिंदी की कैसी कैसी भाषाएं बनी, कैसी बोलियां हैं, बोलचाल की भाषा निम्नलिखित 6 प्रकार की होती है। एक बोलचाल, बोली जिसको आप कहते हैं बोलचाल की भाषा होती है, जो हमारे गांवों में चलती है। रचनात्मक भाषा होती है, जिसके माध्यम से रचनाएं, रेखाचित्र वगैरह लिखे जाते हैं। एक राजभाषा होती है, जो एक विशेष राज्य की भाषा होती है, जैसे उड़िया उड़ीसा की है, तमिलनाडु की है, केरल मतलब की जो कन्नड़ है वो केरल कर्नाटक की है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? एक होती है जिससे हिंदी माना गया है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें राजकार मतलब जिसमें कार्य होते हैं, आपका अंग्रेजी में होता है, हिंदी में भी होता है। ठीक है, सब अलग अलग राज्य की अलग अलग बातें होती हैं। संपर्क भाषा, जिससे हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, ये सारी चीजें। संचार भाषा होती है, कम्युनिकेशन की अलग से होती है। 6 भाषाएं आपको ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये भाषा के विविध रूप है 6 प्रकार की। ठीक, ये आपका है हिंदी शब्द समूह और उसके मूल स्रोत। अब हिंदी शब्द समूह जैसे कहते हैं, जैसे डिक्शनरी होती है, जैसे अंग्रेजी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन और सब्स्टिट्यूशंस वगैरह होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा कक्षा 12 में, तो ये बातें आप भी जानते हैं कि हिंदी का भी शब्दकोश होता है। हर एक भाषा का अपना एक शब्दकोश है, जिसमें उसका अपना मूल शब्द होते हैं और उसके शब्द का अर्थ भी दिया होता है। कौन सा? अब इसमें देखो, इससे क्या होता है, तत्सम तद्भव होता है। तत्सम मतलब शुद्ध होता है, तद्भव मतलब गलत होता है। ठीक है, जैसे आम को आम्र बोला जाता है संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा को अधिकतर शुद्ध माना जाता है, जो लोकल भाषाएं हैं उनको हम अशुद्ध मानते हैं। देशज शब्द होते हैं, विदेशज होते हैं, देशज मतलब अपने देश की। आगत शब्दावली, तो ये सारी चीजों को मिला करके एक हिंदी शब्दकोश बनाया गया है, हिंदी शब्द समूह बनाया गया है। बात समझिए। यहीं पर अगर हम बात करें देवनागरी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसमें त्रुटियां दोष क्या है, इसको दोष जो त्रुटियां दोष है इनको सुधारा कैसे जा सकता है। तो ये सारी बातें, ये सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लो। आपका देखो, जो बातें आपके सिलेबस में है वो तो आपको पेपर में आनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सिलेबस डिजाइन किया जाता है, इसलिए सिलेबस बताया जाता है। सिलेबस का मूल पार्ट का मतलब यही होता है कि सिलेबस इतना रखो, इतने में आएगा, इसलिए हर चीज का सिलेबस लॉन्च होता है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तैयारी को जुट जाते हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, एमएससी हो, या फिर कंपटीशन के सारे एग्जाम हो। हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग फॉर्म डाल के आए, एडमिशन करवा के आए, बस हमें सिलेबस से कोई मतलब नहीं, बुक खरीद के लाए रख दिए, या कुछ दिन पढ़े कुछ दिन छोड़ दिए। ये सब गलती करते हैं, हम सभी गलती करते हैं। जब हम सभी की बात करें तो हम भी ऐसी गलती करते हैं कभी कभी। ठीक है, इसलिए आपको बताने से पहले हम स्वयं फॉलो करते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, हमसे भी होती है, आप सबसे होती हैं। तो उन गलतियों को सुधारेंगे तभी हम आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बात करें यूनिट नंबर खा की, तो हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, काल विभाजन, नामकरण कैसे हुआ, इसके युग कैसे हैं, उनकी प्रवृत्ति यानी विशेषताएं क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनके प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, इसमें बिल्कुल आपकी होंगी। किसमें? हिंदी साहित्य का इतिहास में। 3 टॉपिक है आपकी, हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हम बात करते हैं काव्यांग विवेचन। तो काव्यांग विवेचन का मतलब ये होता है कि काव्य का स्वरूप मतलब काव्य कैसे होता है, काव्य क्या होता है, उसका प्रकार कैसा है, कैसे क्या क्या बढ़ा, ये सारी चीजें। काव्य हेतु, इसमें काव्य के लक्षण पढ़ेंगे, काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे, इसमें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे भामा हैं और ठीक है भरत मुनि है, ये सब इसी के हैं। तो काव्य के दोष क्या है, काव्य में गलतियां क्या क्या होती हैं, दोष क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, ये सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। आप जब सिलेबस आप पढ़ेंगे, जब बुक लेंगे तो आपको मिलेगा वहां पर। तो आपका पेपर आपका सेकंड रहा। अब पेपर हम थर्ड की बात करते हैं, बिल्कुल एक तरीके से। पेपर आपका थर्ड है, प्रयोजक मूलक हिंदी एवं पत्रकारिता प्रशिक्षण। ये आपका है। पत्रकारिता आप समझ गए होंगे, नहीं समझे? यही पत्रकारिता
ठीक है। यही आपका जो होता है, जो पत्रकारिता करते हैं, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको लेटर कैसे लिखना होता है, कार्यालय पत्र, पत्रों का पूरा पूरा ब्यौरा। जो लोग अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पत्र लिखना नहीं आता होगा। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, किसी कार्यालय में लिखना है तो उस तरीके से पत्र लिखना है, पत्राचार आप दोस्तों को लिखना है तो उस तरीके से लिखना है, मांग पत्र लिखनी है तो इस तरीके से लिखनी है, अधिसूचना देनी है तो ये लिखनी है, परिपत्र देना है तो ये लिखना है, शासनादेश देना है या कार्यालय अनुदेश देना है, अनुमासक देना, ये सारी बातें इसमें पढ़ते हैं। तो आपका ये पेपर बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत आप बुक ले लीजिएगा इसकी, अगर आप बुक ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, नहीं तो आपको लिए बहुत दिक्कत होगी, जान लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पत्र तो हमें लिखना, अगर हम इतना पढ़ रहे हैं तो हमें पत्र उत्तर लिखना अच्छे से आना चाहिए दोस्तों, कि हमें क्या बातें लिखनी है। अगर मान लो कल के आप टीचर होते हैं, आप कल के कोई अधिकारी बन जाते हैं, या आप कोई चांसलर वगैरह बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बन भी सकते हैं, और मेहनत करोगे बन भी जाओगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनेंगे जरूर आप सब, क्योंकि हम सब पढ़ रहे हैं एक दूसरे से, तो मजा आएगा। ठीक है, तो बात समझ गए। तो सबसे पहले पत्राचार, मूलक प्रयोजक मूलक हिंदी का अभिप्राय क्या है, ये प्रयोजक मूलक हिंदी के विविध रूप क्या है, ये पढ़ेंगे। तो पत्राचार का मतलब होता है हम पत्र के माध्यम से कैसे अपना एक दूसरे से बातचीत करेंगे इसमें। तो पत्राचार के प्रकार क्या है ये पढ़ेंगे। कार्यालय पत्र, अब कार्यालय पत्र में भाई कार्यालय में कई सरकारी होता है, एक अर्ध सरकारी होता है जिसको लिमिटेड बोलते हो। आप किसी से कुछ अधिकारी से कुछ मांग करनी है, उसके लिए अलग पत्र होता है। अधिसूचना होती है, ठीक है, ये होता है। परिपत्र साधना मतलब शासनादेश से क्या होता है, इसके लिए कैसे जो शासन आदेश देता है किसी छोटे अधिकारी को, तो उसमें कैसे पत्र लिख कर देना होता है। जैसे मान लो आप बड़े डीआईजी वगैरह हो गए, तो आपको किसी थाने में आदेश वगैरह देना है पत्र के माध्यम से, तो किस प्रकार से लिख करके भेजेंगे, यहाँ पर रहेगा। कार्यालय अनुदेशक, ये कैसे करते हैं। अनुस्मारक, ये कैसे करते हैं, मतलब ये पत्र की विधियां हैं। निविदता, सूचनाएं कैसे भेजनी है। व्यावसायिक पत्र, व्यवहारिक पत्र, आवेदन पत्र के विविध रूप, संक्षेपण, पल्लवन, प्रारूपण और टिप्पणम या टिप्पणी कैसे करते हैं। ठीक है, टिप्पणम क्या है, ये सारे शब्द, ये सब परिभाषाएं आज आप लोग पूछेगा। संक्षेपण से क्या तात्पर्य है, पल्लवन से क्या तात्पर्य है, प्रारूपण से क्या मतलब है, टिप्पणी या टिप्पणी से क्या तात्पर्य है, ऐसे पूछा क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न पूछता है। आप जब पेपर देंगे ना तो आपको समझ में आएगा सारी बातें। पेपर आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आपका सिलेबस है, सिलेबस ये आपका बनने वाला प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनते हैं आप, इसलिए सिलेबस का डिटेल में अध्ययन करें और समझे बात को, तो बात बन जाएगी। अगर यहीं पर हम बात करें पत्रकारिता, तो पत्रकारिता कैसे क्या है, पत्रकारिता है क्या, इसका अर्थ क्या है, स्वरूप इसके क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसमें ये डिस्कस किया गया है। हिंदी पत्रकारिता का जन्म कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, भारत में पत्रकारिता का उद्भव विकास पहले विश्व लेवल ग्लोबल लेवल में कैसे हुआ, फिर भारत में कैसे हुआ साहित्य उद्भव विकास, साहित्य के क्षेत्र में पत्रकारिता का संक्षिप्त परिचय दे दिए, ये सब कुछ प्रश्न आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, पत्रकारिता का स्वरूप क्या है, वर्तमान में उसका परिदृश्य क्या है, समाचार लेखन एवं शीर्षकीकरण, जो ये ऑडिटर बनते हैं ना, हेड जो बनते हैं ये समाचारों पत्रों के, तो ये हिंदी का पढ़ा हुआ। अब हिंदी में जो लिखते हैं हिंदी का ही, जैसे एमए पीएचडी होते हैं उनको रखते हैं एडिटर के रूप में, क्योंकि उनको हर एक भाषाओं का नॉलेज होता है, हर एक शब्दों का पता होता है कि कौन सा शब्द किस लिए ये रखना है, शीर्षक कैसे बनानी, हेडिंग कैसे बनानी, कब शब्दों में अपनी बात को रखना कैसे, ये सब पढ़े। अब आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग तभी करेंगे, तभी आप ही लोग जैसे लोग तो पत्रकारिता में जाते हैं, आप लोग बड़े बड़े एडिटर बनते हैं, बड़े बड़े समाचार पत्र खोलते हैं, तो अच्छे पढ़े लिखे लोग ही सारा कुछ करते हैं। पढ़ाई ही केवल आप इस समाज को और इस देश को बदल सकती है, बाकी और कोई चीज बदल नहीं सकती दोस्तों, याद रखो। अगर हम लोग पढ़ लिख करके, अगर पढ़ना लिखना मतलब मात्र डिग्री लेना नहीं है, जो जैसे बच्चे बहुत सारे जुड़े हैं जो पढ़ रहे हैं, रियलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बदल सकते हैं देश को और समाज को। और बात सोचो कि तुम डिग्री लेकर के देश को बदलने, तो डिग्री तो बहुत लोगों के पास है, महत्वपूर्ण ये नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को लोकतंत्र का क्या माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है, ऐसे पूछते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का दायित्व क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पूछता है, जो है मीडिया जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत आती है यूपीएससी में, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, पूछ लेगा चतुर्थ स्तंभ के रूप में कैसे, ठीक है, इंटरव्यू पूछता है। तो बात समझिए। अब बात करें संपादक के गुण, संपादक ऑडिटर जो होते हैं, जो पेपर को एकदम सेट करते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं ये, और उसका पृष्ठ सज्जा क्या होनी चाहिए, उसका पृष्ठ डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, न्यूज़पेपर की प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, सोशल मीडिया पे कैसे आप उसको पब्लिश करेंगे, कैसे रीच बढ़ाएंगे उसकी, ये सारी चीजें। और इसी में एक आपको लास्ट में आपका बनता है जाकर के अनुवाद। अनुवाद का रूप क्या है, प्रक्रिया क्या है, अनुवाद की विविध रूप क्या है, इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। अभी सारा सिलेबस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया गया था, आपका जो भी ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनका फर्स्ट ईयर में रहा होगा। सिलेबस बिल्कुल इधर से उधर हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस में चेंज हुआ। जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं उनका चेंज हुआ है, उनको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। सेकंड ईयर का लगभग ज्योग्राफी का सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। जो पेपर बचते हैं, अगर आप उनको जो आपको चाहत है आप उसको भेज दीजिएगा,
कि हम कमेंट सेक्शन में कि ये चीज चाहिए तो हम उसको आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, नहीं तो आपका थर्ड ईयर का ये हिंदी हो गया, अब संस्कृत, ये संस्कृत को आपको अपलोड हो जाएगा क्लास। उसके बाद फिर आपको फर्स्ट ईयर के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, और जो आपके छोटे बच्चे हैं, जो जो आपके फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भाई बहन हैं, जो आपके सेकंड ईयर वाले हैं, जो थर्ड ईयर वाले हैं, ये ठीक है, जो जैसे हैं उनको ये चैनल का नाम बता दो कि डाउट खोजो पर चल रही सारी क्लासेस, सिलेबस हैं, सारा कुछ जो टिप्स और पूरी क्लास बिहेव नहीं है, आप क्लास ले, जो भी आप बुक खरीदे, आप जहां भी रहते हैं तैयारी करते हैं, तो 1-1 घंटा डेली इसको आप देते रहिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाएगा। बाकी जो डाउट है, जो क्लियर है, वो आपका कैप्टन शर्मा क्लासेस का ग्रुप भी है, वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब में टाइम लगता है, प्रयास पूरा करते हैं दोस्तों कि आप सबका डाउट क्लियर करें। ठीक है, आगे चल के ये सारी चीजें प्लेटफॉर्म और बड़ा करेंगे, और आप सबके लिए आप सबका सहयोग है। आप सब जो थर्ड ईयर वाले बच्चे इस बार हैं, वो सेकेंड ईयर में बहुत सारा हमारा मदद किए थे, मतलब बहुत बहुत ज्यादा हम लोग को एक दूसरे के साथ रहे, और आप लोग का पेपर भी अच्छा गया होगा, और आप सबके नंबर भी अच्छे आए होंगे। अगर आप सबका पेपर एग्जाम अच्छा गया होगा, रिजल्ट आया सेकेंड ईयर का, अभी तो शायद नहीं आया है, ठीक है, अगर आए तो फिर आप लोग जैसे आपका रिजल्ट आए, इसमें नंबर आए, तो थोड़ा सा अगर आप हमारी क्या आपने आपके पार्ट पे अगर हम कहीं भी थोड़ी सी मेहनत किए होंगे, तो आप सब जरूर हमको बताएं, ताकि हमको भी खुशी हो कि चलो हम किसी के जीवन में कुछ तो परिवर्तन ला रहे हैं, और स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आप सब मस्त रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, आप खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ये क्लास आपकी दोनों पे रहेगी, ठीक है, कैप्टन शर्मा क्लासेस पे और डाउट खोजो पर। ठीक है, तब तक लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो, जो भी बातें हों, ठीक है, वो जरूर लिखना। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करियो, शेयर करियो, और बस शेयर जरूर करना, बाकी चाहे तुम करना चाहे कमेंट और शेयर जरूर किया करो दोस्तों। ठीक है, लाइक कम करोगे चलेगा, वैसे भी आप लोग सब समझदार व्यक्ति हैं, समझते हैं बात को। ठीक है, बस क्लियर है। चलो मिलता है तब तक के लिए अगले एक नए क्लास सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।